समुद्र के बॉटम से 250 फीट नीचे बनी दुनिया की सबसे बड़ी टनल अपने आप में एक अजूबा है। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसे करने के लिए कंपनी को माथापच्ची करनी पड़ी और रिस्क लेना पड़ा। कई सालों बाद की मेहनत से इसे पूरा किया जाता है, लेकिन बनने से पहले ये टनल कई सवाल पैदा करती है और इसकी शुरुआत भी सवालों के साथ होती है। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरकार इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाता है, लेकिन इसे बनाने में इतने साल क्यों लगे और इसमें टीबीएम मशीन का यूज क्यों किया गया, वही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, लगभग 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज अपने अंतिम समय में थी, तो उसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था और अलग होने के बाद जो हिस्सा इनके बीच बना उसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। आपको बता दें, ये इंग्लिश चैनल काफी फैला हुआ है और एक जगह पर दोनों के बीच काफी कम दूरी है, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये दूरी 33 किलोमीटर की है और इसे कई बार इन देशों के द्वारा खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कई जाने गंवाने के बाद उन्हें कोशिश करना रोकना पड़ा। वैसे उस समय न तो इतनी टेक्नोलॉजी थी न ही मशीनें जिससे उस दूरी को खत्म किया जा सके, लेकिन 20वीं शताब्दी में इस पर फिर दोनों देश इंग्लैंड और फ्रांस मंथन करने पर जुट गए और ये दौर 1980 का था। इस समय टेक्नोलॉजी भी थी और बड़ी मशीनों को बनाना भी आसान था, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, वो थी इंग्लैंड को मनाना, क्योंकि उस दौर में इंग्लिश चैनल वो एरिया था जहाँ का पानी काफी ठंडा था और इस ठंडे पानी की वजह से इंग्लैंड की धरती दुश्मनों से सुरक्षित थी। वही उस समय हिटलर और नेपोलियन जैसे शासक इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहते थे और इस कड़ी में हिटलर ने फ्रांस के कलैस गांव से टनल बनाने का प्रोजेक्ट रेडी भी कर लिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट धरा ही रह गया। इसके बाद हिटलर की मौत हो गई। आपको बता दे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में शांति आई और यूरोप का हर देश अपने विकास में जुट गया और देशों के बीच ट्रेड शुरू हो गया। जहाँ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वर्ल्ड वॉर में दुश्मनी थी, वही इसके बाद दोनों एक दूसरे देश से ट्रेड करने लगे और इसी समय दोनों देश ने डिसाइड किया कि उनके देश के बीच दूरी कम कर दी जाए और इस पर बातचीत भी शुरू हो गई। लेकिन उसी समय इंग्लैंड में इसके अपोज में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि लोग अपने देश में किसी और को पसंद नहीं करते, उन्हें उनका आइलैंड पसंद था। फिर भी दोनों देशों के बीच टनल बनाने को लेकर एग्रीमेंट हो ही गया और इसे चैनल टनल कहा गया। वही इसे यूरो टनल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख था कि इस टनल को दोनों देशों की तरफ से बनाया जाएगा और सेंटर में इसे जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दे, प्रोजेक्ट तो कागज पर बन चुका था, लेकिन ये इतना बड़ा और खतरनाक प्रोजेक्ट था कि ये पहले से ही फेलियर लग रहा था। अब सबसे बड़ा काम था कि इस प्रोजेक्ट को आखिर बनाएगा कौन, क्योंकि किसी कंपनी के बस की ये बात नहीं थी। काफी मंथन करने के बाद करीब 10 फर्म ने इस प्रोजेक्ट को मिलकर कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया। जब डिजाइन की बात आई तो सबसे पहले इंजीनियर्स को समझ में आया कि पहले ये जानना जरूरी था कि इस टनल में किस तरह का ट्रांसपोर्ट चलेगा, इसके अलावा ये कहां से शुरू किया जाएगा। इस पर विचार करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि इस प्रोजेक्ट में 3 टनल बनाई जाएगी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रेलवे रूट बनाया जाएगा, जहां फ्रांस में एक टर्मिनल जो कैलाइस और दूसरा टर्मिनल इंग्लैंड के फोक्सटोन में होगा। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इस टनल की टोटल लंबाई करीब 50 किलोमीटर होगी, वही समुद्र के अंदर इसकी डिस्टेंस 38 किलोमीटर होगी। इसी के साथ 1986 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाता है। आपको बता दे कि इस काम में कई प्रॉब्लम फेस होने वाली थी और उसमें सबसे पहले थी टीबीएम मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन की, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी टीबीएम मशीन मौजूद नहीं थी और इसे बनाना एक मुश्किल काम था। लेकिन इसे बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी रोबिन्स को ऑर्डर दिया गया, जिसने इसे कुछ समय बाद बना दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये मशीन 800 फीट लॉन्ग और 1500 किलोग्राम वजनी थी। वही ये 50 डायमीटर यानी गोलाई की थी और इसके आगे धारदार ब्लेड लगे हुए थे। इसके अलावा इसमें लगे हाइड्रोलिक लेग्स इसे आगे बढ़ाने में हेल्प करते थे। आपको बता दे, टीबीएम मशीन टनल के कंस्ट्रक्शन के वक्त निकले मलबे को बाहर निकाल देती, यानी ये मशीन काफी कारगर थी और ये दूसरी मशीनों के मुकाबले टनल को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकती थी। दोस्तों, इस मशीन ने टनल बनाने का काम तो आसान कर दिया था, लेकिन इससे मुसीबतें भी कम नहीं थी। समुद्र के बॉटम से 250 फीट नीचे बोरिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर थोड़ा भी लीकेज हो गया तो भारी
तबाही आ सकती थी। सर्वे के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड की तरफ के टनल का किनारा चाक यानी कि एक तरह का मटेरियल से बना था, जिससे लीकेज होना मुश्किल था। वही फ्रांस की तरफ ऐसा नहीं था, जिससे यहाँ पर इस टीबीएम मशीन से काम करना मुश्किल था। इसके लिए दूसरी टीबीएम मशीन बनाने का ऑर्डर दिया गया और जब ये बनकर तैयार हुई तो इसे ले जाना मुश्किल था। इसके लिए इसके पार्ट्स को अलग अलग करके ले जाया गया और कंस्ट्रक्शन साइट पर इसे असेंबल किया गया। इसके बाद अल्टीमेटली खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट का काफी वक्त गुजर चुका था, यानी साल 1988 हो चला था। खुदाई के दौरान काफी ज्यादा मिट्टी और पत्थर निकल रहे थे, जिसे इंग्लैंड के साइड फोक्सटोन और डोवर के बीच ही डंप किया जाने लगा, जहां पर बाद में सैम्फायर होए कंट्री पार्क बना दिया गया। वहीं फ्रांस के टनल की तरफ से निकलने वाले मलबे को, जो कीचड़ के रूप में था, उसे सांगेटी के पास स्थित फोर्ट पिजनन वैली के पास डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। आपको बता दे, जैसे जैसे चैनल टनल की खुदाई की जा रही थी, वैसे ही कंस्ट्रक्ट स्लैब को सेट कर दिया जा रहा था। एक अनुमान के मुताबिक चैनल टनल में 7,50,000 के करीब कंक्रीट स्लैब्स इस्तेमाल हुए। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस टनल में यूज होने वाले मटेरियल से 8 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग्स बनाए जा सकते थे। आपको बता दे, चैनल टनल का काम काफी तेजी से हो रहा था और इसमें लगे वर्कर्स को बस दोनों तरफ से टनल के मिलने का इंतजार था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टनल को बनाने में लेजर गाइडेड मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, दोनों तरफ से आने वाली टनल को स्ट्रेट पोजीशन में रख सके। अगर इसका इस्तेमाल न होता तो शायद दोनों तरफ के टनल की डायरेक्शन चेंज हो सकती थी। एक लंबा समय यानी कि 3 साल के बाद इस टनल का अधिकतम हिस्सा पूरा हो चुका था। बस दोनों तरफ के बीच 100 मीटर की दूरी थी और यहाँ पर एक स्टील रॉड की हेल्प से दोनों तरफ के टनल की पोजीशन चेक की गई और दोनों की पोजीशन के बीच 10 इंच का डिफरेंस था, जो कि अलॉट लिमिट यानी लिमिट के अंदर में ही था। पूरी तरह से इस टनल को कंप्लीट करने के बाद एक बोरिंग मशीन को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था, क्योंकि 2 फीट मोटे स्लैब्स लगने से टनल की चौड़ाई 46 फीट ही रह गई थी। वही बोरिंग मशीन की चौड़ाई 50 फीट थी। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ की टीबीएम मशीन को मोड़कर बाहर गिरा दिया गया और फ्रेंच की तरफ की टीबीएम मशीन को दूसरी तरफ की टनल से फाइनली अटैच कर दिया गया। इसके बाद टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करके निकाल लिया गया। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर दोनों टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करके क्यों नहीं निकाला गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इंजीनियर्स इस बात को तय करते हैं कि किस टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करके आसानी से निकाला जा सकता है और उसमें खर्च कितना आता है। यानी अगर इन्हें डिसअसेंबल करने में मशीन की कॉस्ट से ज्यादा खर्च आता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आपको बता दे, टनल की फिनिशिंग के बाद फाइनली चैनल टनल रेडी हो चुकी होती है। इंग्लैंड और फ्रांस के लोग इस पर सफर करने का इंतजार कर रहे थे, यानी कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इसे 6 मई 1994 को जनता के लिए खोल दिया गया। वही लोग अपने इस सफर का लुत्फ उठाने के लिए जश्न मना रहे थे। आपको बता दे, इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में 9 बिलियन ब्रिटिश पाउंड लगे थे और इस काम में लगे वर्कर्स की संख्या हजारों में थी, जिसमें कुछ वर्कर्स की काम के दौरान मौत हो गई थी। इस प्रोजेक्ट में 3 टनल हैं, जिसमें 2 ट्रेन के लिए वही एक टनल को इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टनल में से हर रोज 60,000 से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, चैनल टनल अपने आप में खास मेगा प्रोजेक्ट था। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इसे लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।